हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामरानी बायोलॉजी क्लासेस। रामरानी बायोलॉजी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड दिस लेक्चर इज़ फॉर 9th क्लास and in our previous lecture we have completed about the you can say transportation across the cell membrane and that is plasmolysis। we have studied कि जो plant cells होते हैं कि वहाँ पर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जो एंडोस्मोसिस या एक्सोस्मोसिस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है ना। वहाँ पर हम उसको प्लाज्मोलिसिस के नाम से जानते हैं क्योंकि वहाँ पर सेल तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, सेल तो श्रिंक नहीं कर सकता, लेकिन उसमें प्रोटोप्लाज्म में चेंजेज हम नोटिस कर सकते हैं। जो भी इस लेक्चर को देखना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में इन सभी जितने भी पार्ट्स हैं उनके लिंक मैंने डाल दिया, आप वहाँ से कोई भी लेक्चर इस चैप्टर का देख सकते हैं। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ न्यूक्लियस, द नेक्स्ट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल, और यू कैन से जितनी भी जो सेल की फंक्शनिंग है दैट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द न्यूक्लियस। तो आज हम बच्चों यहाँ पर न्यूक्लियस में ये स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियस को जब हम सेल के अंदर देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर वो हमें कैसा दिखाई देता है, और अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करते हैं उसमें कैसा दिखाई देगा। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो हमें फाइन स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और फाइन स्ट्रक्चर में हमारे पास जो न्यूक्लियस होगा उसके डिफरेंट कौन कौन से कंपोनेंट हमें दिखाई देते हैं, आज हम वही डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो न्यूक्लियस है, ठीक है ना, वो आपको दिखेगा कैसे और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वहाँ पर ये किस तरह से प्रेजेंट होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल है वहाँ पर ये किस तरह से प्रेजेंट होता है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों कि जो न्यूक्लियस है जब भी हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इट इज़ अ कॉन्स्पिक्वस विच इज़ ईजिली सीन, यू कैन से कॉन्स्पिक्वस मीन्स easily seen and the largest organelle of the eukaryotic cell, कि लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है यूकैरियोटिक सेल की, लेकिन इसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। वी कैन सी दिस ऑर्गेनेली विद द हेल्प ऑफ द यू कैन से लाइट माइक्रोस्कोप। लेकिन इसके जो फाइन स्ट्रक्चर हैं, जैसा कि आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाया, दिस इज द फाइन स्ट्रक्चर, यू कैन से द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, की लाइट माइक्रोस्कोप में आप इसको नहीं देख सकते। इट कैन बी सीन इन द यू कैन से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। फिर बात करते हैं इसकी शेप की। शेप आपके सामने है, इट इज समवट यू कैन से राउंडेड इन शेप, राउंडेड शेप का होता है और ये डीपली स्टेन होता है। जैसे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक सैफरानिन स्टेन होता है, एक मिथाइलिन ब्लू स्टेन होता है, ठीक है ना। तो मोस्टली ये उससे स्टेन होता है और डीपली स्टेन होगा, बहुत गाढ़ा स्टेन होता है, एंड इट इज डीपली स्टेन्ड एंड राउंडेड and present centrally in the animal cell. In differences we have learned about that the position of the nucleus, चाहे हम प्लांट सेल की बात करते हैं, चाहे हम यू कैन से एनिमल सेल की बात करते हैं, चाहे हम प्लांट सेल की बात करते हैं, वहाँ पर हमने न्यूक्लियस की पोजीशन देखी थी। तो जो एनिमल सेल होते हैं वो सेंट्रली प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारे पास प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा वो पेरिफेरली मीन्स एक साइड में प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है, और बिकॉज ऑफ दैट न्यूक्लियस इज एट वन साइड। फिर अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस इट इज़ नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, बिकॉज वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल है, तो जेनेटिक मटीरियल जो होगा वो डायरेक्टली यहाँ पर प्रेजेंट होगा, मीन्स साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होगा। यहाँ कोई सेपरेट कंपार्टमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई एनवलप भी आपको दिखाई नहीं देता कि जो इस जेनेटिक मटेरियल को, इस क्रोमेटिन को यहाँ पर एनवलप करे। दैट्स वाई इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल है, इट इज़ नॉट एनवलप्ड बाय द वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे अलग से सेपरेट नहीं होता, ठीक है ना। देखिए, इन प्रोकैरियोटिक सेल इट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड, नॉट हैविंग न्यूक्लियर एनवलप, एंड दे हैव circular DNA which is present in the cytoplasm and is called as a nucleoid। फिर हम बात करते हैं नंबर के बेसिस पे कि सेल्स के अंदर सिंगल न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकता है, दो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं, एंड मोर देन टू भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। सेल विद सिंगल न्यूक्लियस इज कॉल्ड यूनिन्यूक्लिएटेड। अब यूनिन्यूक्लिएटेड आपको पता ही है बच्चों कि हमारे पास जो अमीबा है, ठीक है ना, या कुछ प्रोटोजोन्स हैं वो सिंगल सेल्ड हो सकते हैं या मल्टी सेल्ड हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यूनिन्यूक्लिएट का मतलब है कि सिंगल सेल इज प्रेजेंट। अगर आप स्मूथ मसल पढ़ेंगे, स्मूथ मसल फाइबर का स्ट्रक्चर आपको बनाया जाए, स्मूथ मसल फाइबर,
उसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। स्मूथ मसल फाइबर का अगर डायग्राम आपको बना के दिखाया जाए तो उसमें हम कैसे दिखाते हैं, इट इज स्पिंडल शेप्ड, कि इस तरह से स्पिंडल शेप्ड होता है लाइक दिस, और यहाँ पर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसका मतलब ये क्या होगी, यूनी न्यूक्लिएट मसल फाइबर हो गया। इसी तरह जो बाई न्यूक्लिएट होगा जिसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी, जैसे हमारे पास प्रोटोजोन्स है, एग्जांपल है हमारे पास पैरामीशियम, पैरामीशियम के अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, लेकिन जिसके अंदर मोर देन 2 होंगे उनको मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं। लाइक स्लाइम मोल्ड, ठीक है ना, जैसे प्लाज्मोडियम इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होता है जिसमें मोर देन 2 न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। फिर अगर हम बात करते हैं जो केमिकली जो न्यूक्लियस की कंपोजिशन होती है वो क्या है, न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ 80% प्रोटीन। देखिए बच्चों 80% के करीब यहाँ पर इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटीन्स हैं, और 12% यहाँ पर डीएनए है। डीएनए का मतलब होता है डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड जिसको हम कहते हैं। आफ्टर दैट ओनली 5% आरएनए जो राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स होता है, एंड रिमेनिंग 3% आर लिपिड्स। तो इस तरह से हम जो केमिकली जब हम डीएनए की बात करते हैं तो यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। तो चलिए आगे देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, और यू कैन से द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, दैट कॉम्प्राइजेज फॉलोइंग ऑर्गेनेलिज, या कंपोनेंट्स जो हैं वो फॉलोइंग होते हैं। पहला आता है इसमें न्यूक्लियर एनवलप। एज यू विल बी एबल टू सी हेयर, दिस इज द न्यूक्लियर एनवलप विच कॉम्प्राइजेज 2 membranes, one is outer nuclear membrane and second one is inner nuclear membrane. As you will be able to see here कि जो outer nuclear membrane है it is continuous with the endoplasmic reticulum। तो ये कंटिन्यूस होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और कहीं कहीं पर तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बाहर जो सेल मेम्ब्रेन है साइटोप्लाज्म मीन जो हमारे पास जो मेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ भी कनेक्टेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की उसके साथ कनेक्टेड होता है। दिस इज द सेल एंड इट इज़ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द यू कैन से सेल। तो इस तरह से जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड राइबोसोम्स। इनको हम राइबोसोम्स कहते हैं, और जो राइबोसोम्स हैं दे आर द यू कैन से प्रोटीन फैक्ट्रीज हेयर विच हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए बच्चों देर आर 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे मैंने बोला कि एक आउटर होगी और एक इनर होगी, ठीक है ना। जो आउटर मेम्ब्रेन होगी दिस इज यू कैन से कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज यू कैन से अनदर ऑर्गेनेली। जो 2 तरह की आप देख पा रहे हो यहाँ पे, एक के ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं और एक के ऊपर राइबोसोम्स नहीं है। तो इसका मतलब ये जो इसको हम बोल देंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको आर के उसको बोल देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। लेकिन अभी हमारा मेन जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज न्यूक्लियस, इसलिए हम उसी पे फोकस करेंगे। उसके बाद देखिए जो इनर मेम्ब्रेन है वो आपको स्मूथ अपीयरेंस दे रही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम। जो आउटर मेम्ब्रेन है इट लुक्स रफ इन अपीयरेंस, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है इट इज यू कैन से स्मूथ होती है। ओके फिर इसे जो न्यूक्लियर एनवलप है सेपरेट द न्यूक्लियर कंटेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास सेल का साइटोप्लाज्म है और ये हमारे पास न्यूक्लियस का यू कैन से लिक्विड मैट्रिक्स है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो इसका मतलब इस बाउंड्री ने, इस सेल एनवलप ने यहाँ पर साइटोप्लाज्म से अलग कर दिया है न्यूक्लियस को, ठीक है ना। बट न्यूमरस माइन्यूट पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स आर देयर। लेकिन फिर यहाँ पर सेपरेशन तो हो गया है, लेकिन यहाँ पर ये माइन्यूट पोर्स हैं जिनको हमने क्या नाम दिया है, न्यूक्लियर पोर। कि यहाँ पर जो मटेरियल है उनका एक्सचेंज हो सकता है, कि न्यूक्लियोप्लाज्म से मटेरियल साइटोप्लाज्म में आ सकता है और साइटोप्लाज्म से जो मटेरियल है वो न्यूक्लियोप्लाज्म इस न्यूक्लियस के अंदर वहाँ पर जा सकता है। ओके द आउटर मेम्ब्रेन बियर्स राइबोसोम्स एंड कनेक्टेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वी हैव डिस्कस्ड। आफ्टर दैट नाउ सेकेंड यू कैन से कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियर सैप, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म की बात कर रहे हैं। मीन्स जो लिक्विड कंटेंट है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज क्लियर नॉन स्टेनिंग फ्लूइड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। कि ये जो आप ब्लू कलर का डोटेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियर सैप इसको हम कह देते हैं विच इज ए क्लियर और यू कैन से नॉन स्टेनिंग फ्लूइड है। ये स्टेन नहीं होता फ्लूइड, ये एज इट इज रहता है एंड आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म।
इट कंटेन्स रॉ मटेरियल। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी? रॉ मटेरियल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और कुछ मेटल आयंस होते हैं। अब ये चीज़ें कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस भी यहीं पर होगा कि नया जो न्यूक्लिक एसिड्स बनेगा। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए। डीएनए फॉर डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए फॉर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। मीन्स हमारे पास न्यूक्लिक एसिड का अगर सिंथेसिस होना है तो उसके लिए वहाँ एंजाइम चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, मेटल आयंस चाहिए। दीज ऑल आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। फर्दर राइबोसोमल सब यूनिट्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं जो हेल्प करती हैं हमारे पास सिंथेसिस में। नाउ नेक्स्ट ऑर्गेनेली आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियोलस, समवट राउंडेड शेप। ये एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी है। अगर न्यूक्लियोलस सिंगल लिखते हैं तो एक न्यूक्लियोलस होगा। अगर हम न्यूक्लियोलाई लिखते हैं तो मीन्स मोर देन वन न्यूक्लियस आर देयर। तो देखिए न्यूक्लियोलस राउंडेड बॉडी होंगी, न्यूक्लियोलस कहते हैं इसको, एंड प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। मीन्स इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये प्रेजेंट होती है। एंड न्यूक्लियस इज डेंस डार्क स्टेन ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स विदाउट मेम्ब्रेन, कि इसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, विदाउट लिमिट मेम्ब्रेन, कि इसके पास कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं है। इट इज डायरेक्टली प्रेजेंट इन द यू कैन से न्यूक्लियोप्लाज्म एंड इट इज रिच इन द आरएनए एंड प्रोटीन। और यहाँ पर ये आरएनए और प्रोटीन रिच न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारे पास न्यूक्लियर मैट्रिक्स। अभी जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, मीन्स एक न्यूक्लियस की शेप आप देख पा रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द यू कैन से दिस न्यूक्लियर मैट्रिक्स, जिसके अंदर हम क्या होते हैं, यहाँ पर फाइन क्रिस क्रॉसिंग प्रोटीन कंटेनिंग फिब्रिल्स होते हैं। मीन्स कि इसके अंदर ऐसे फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं जो इनर वॉल है उससे वो टच होते हैं, उसके एंड्स टच होते हैं ऐसे, ठीक है ना, क्रिस क्रॉस ऐसे प्रेजेंट होंगे। दीज आर द यू कैन से फिब्रिल्स, इनको हम फिब्रिल नाम देंगे यहाँ पे। दीज आर द फिब्रिल्स। और ये फिब्रिल्स किसके बने हुए हैं? दीज आर प्रोटीन्स के बने होते हैं, विच गिव्स अ पर्टिकुलर शेप टू द और यू कैन से स्ट्रक्चर टू द न्यूक्लियस एंड विच मेंटेन द शेप ऑफ द न्यूक्लियस। नाउ नेक्स्ट ऑर्गेनेली हमारे पास आती है क्रोमेटिन नेटवर्क, फिर क्रोमेटिन मटेरियल। अब जो क्रोमेटिन मटेरियल है बच्चों, इट इज फाइन फिलामेंट टर्म्ड एज क्रोमेटिन फाइबर। आप जैसे देख पा रहे हैं कि एक उलझा हुआ सा मैश नेटवर्क आपको यहाँ पर दिखाया गया है, विच इज कॉल्ड यू कैन से क्रोमेटिन मटीरियल एंड विच लाइन क्रॉस एंड गिव्स अपीयरेंस ऑफ द डिफ्यूज नेटवर्क। एक नेटवर्क, इसलिए समटाइम इसको हम क्रोमेटिन नेटवर्क भी लिख देते हैं। अब ये क्रोमेटिन नेटवर्क है क्या एक्चुअल में? क्रोमेटिन आर एक्सटेंडेड क्रोमोजोम्स, कि जैसे आपने नाम सुना होगा कि जो क्रोमोजोम्स हैं हमारे अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स आर देयर। 23 पेयर्स हमारे अंदर होते हैं क्रोमोजोम्स के। जब भी क्रोमोजोम की बात होती है बच्चों, तो क्रोमोजोम क्या है एक्चुअली? दीज आर द यू कैन से कंडेंसेशन ऑफ द, जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ना, आप इसको ऐसे देख रहे हैं तो यही कंडेंस होता है और क्रोमोजोम की फॉर्म लेता है। कि देखिए जरा कि अभी तो आपके पास ये ऐसे है स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये आपके पास क्या है? क्रोमेटिन नेटवर्क है। अब ये क्या होता है? ये कंडेंस हो जाता है। किस तरह से कंडेंस होगा? और ये इस तरह की शेप ले लेता है। मीन्स ये, इसका मतलब क्या होगा कि ये शेप कैसे आई है कि यहाँ पर ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ऐसे कंडेंस हुआ है, ऐसे कंडेंसेशन हो गया इसका इस तरह से। अब ये क्या बन गया? ये बन गया आपके पास क्रोमोजोम। कि जब सेल डिवाइड होना होता है तब हमारे पास ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना, जिसको हम क्रोमोजोम कहते हैं। लेकिन जब सेल डिवाइड हो जाता है तो दोबारा से क्रोमेटिन नेटवर्क की फॉर्म में जाता है। मीन्स ये एक्सटेंड हो जाता है, ग्रेटली एक्सटेंड, मीन्स ये फाइन नेटवर्क फिर से बन जाता है, तो इसको हम क्रोमोजोम कहते हैं। तो इसलिए जो क्रोमेटिन है दे आर द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द क्रोमोजोम। कि ये क्या हुआ? ये एक्सटेंड हो गया, इस फॉर्म में आ गया, इसलिए आपको ये ऐसा दिखाई देता है। फिर आगे देखिए जो क्रोमोजोम्स होंगे वो क्या होंगे? 2 or more थिक रिबन लाइक क्रोमोजोम्स अपीयर्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। कि जब सेल डिवाइड करता है, जब नहीं डिवाइड करता है तो आपको क्रोमेटिन नेटवर्क की फॉर्म में यहाँ पर दिखाई देता है जेनेटिक मटीरियल। लेकिन जब सेल डिवाइड करता है तो ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोजोम क्रोमेटिन मटीरियल। तो इसका मतलब कि अगर इससे ये चीज बन रही है तो इसको हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। ये क्या हो गया? कंडेंसेशन। लेकिन जब क्रोमोजोम दोबारा से डीकंडेंस होते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन।
कि जब सेल डिवाइड करता है, ठीक है ना, तब तो ये कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाते हैं, और जब सेल डिवाइड कर जाता है तो जो कंडेंस्ड फॉर्म है क्रोमोसोम की, ये एक्सटेंशन करके दोबारा से क्रोमेटिन मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस चलती है ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल। आफ्टर दैट दीज आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अब ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है किसका बना हुआ है? डीएनए का और प्रोटीन का बना हुआ है। एंड डीएनए पोसेस ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर द सेल टू फंक्शन, ग्रो एंड डिवाइड प्रॉपरली। और ये जो डीएनए है इसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन है कि सेल कैसे फंक्शन करेगा, सेल कैसे ग्रो करेगा और सेल कैसे डिवाइड करेगा। इट इज ऑल द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द, यू कैन से, डीएनए। द स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, यू कैन से, जीन। उसको हम क्या कह देंगे? जीन्स कह देंगे। स्पेसिफिक सेगमेंट है किसका, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो जीन है इट इज केमिकली डीएनए और यू कैन से सेगमेंट ऑफ द डीएनए। तो जब भी जीन के बारे में पूछा जाए एक चीज याद रखनी है, इट इज केमिकली सेगमेंट ऑफ द डीएनए। और जो जीन है इट कैरीज हेरिडिटरी, यू कैन से, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हम बात करते हैं ना बच्चों की, हमारे पास जैसे ब्लैक हेयर्स हैं तो आगे प्रोजेनी में इस बच्चों के ब्लैक हेयर हैं। अगर पेरेंट्स का कलर फेयर है तो बच्चों का कलर भी फेयर है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको कौन कैरी कर रहा है? फ्रॉम जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इट इज कैरिड बाय द जीन्स। ये जीन्स ही उसको आगे लेके जाते हैं, ठीक है ना। फिर अगर हम जीन की बात करते हैं तो जीन कैसे लोकेटेड होते हैं? अगर आपके पास ये क्रोमोजोम है और ये क्रोमोजोम के ऊपर ऐसे प्रेजेंट होते हैं, भी एक जीन यहाँ पर प्रेजेंट है, एक जीन यहाँ पर है। दीज आर प्रेजेंट इन पेयर्स, ठीक है ना। अगर हम जैसे वाले हाइट की बात करते हैं, एक करेक्टर ये है टी और एक करेक्टर ये है, मीन्स एक पेयर हो गया हमारे पास भी, कैपिटल टी और कैपिटल टी। मीन्स ये जो पेयर ऑफ जीन है ये कैरी करेगा हाइट का करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। चलिए, दिस इज अबाउट द, यू कैन से, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस। Okay, now come to the functions of the nucleus. First function, control all the metabolic activities of the cell। कि जितनी भी metabolic activity है, metabolic word का मतलब होता है कि सेल के अंदर जो ब्रेकडाउन चलता है थिंग्स का और जो सिंथेसिस चलती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं बच्चों कि हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट हम पढ़ते हैं। एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस होना, किसी चीज का बनना, और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन होना, ठीक है ना। तो इसका मतलब जब कितना ब्रेकडाउन होना है, कितना सिंथेसिस होना है, ऑल दीज आर, यू कैन से, कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस। इसको न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है कि सेल के अंदर कितना कैटाबॉलिज्म चलेगा, कि किस तरह से ब्रेकडाउन होगा चीजों का और कितनी चीजें सिंथेसाइज होंगी। ऑल दीज थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस इटसेल्फ। नाउ इट ब्रिंग्स अबाउट द ग्रोथ ऑफ द सेल बाय डायरेक्टिंग प्रोटीन सिंथेसिस। कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है, इट इज अंडर द, यू कैन से, डायरेक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस ही इसको डायरेक्ट करता है। एंड इट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द राइबोसोम्स। और दूसरा जो न्यूक्लियस है, ये जो राइबोसोम्स आप देख रहे हैं, दीज आर, यू कैन से, सिंथेसाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द, यू कैन से, दिस न्यूक्लियस। और जो बच्चों न्यूक्लियस भी होते हैं, जो राइबोसोम्स होते हैं ना, इसकी दो यूनिट्स होती हैं। अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, मोस्टली जो हमारे पास जो राइबोसोम्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है 70S टाइप, एक होता है 80S टाइप। दो तरह के राइबोसोम्स होते हैं। ये हमें मिलता है यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है ना। और ये 70S मिलता है हमें प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है ना। और इसकी दो सब यूनिट यहां पर होती हैं, मतलब दो सब यूनिट सिंथेसाइज होती हैं। एक सब यूनिट होते हैं 50S और एक इसकी सब यूनिट होती है 30S, ठीक है ना। लेकिन इसकी भी दो सब यूनिट होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। इसकी एक यूनिट होती है 60S, एक यूनिट होती है 40S। अब आप सोच रहे होंगे S लगा दिया मैंने। S का मतलब होता है सेडबर्ग यूनिट। ये एक साइंटिस्ट है सेडबर्ग यूनिट, जिसने इसको डिस्कवर किया था, तो उसने नाम दे दिया सेडबर्ग यूनिट। फिर आप एक बात और सोच रहे होगे, 60 + 40 तो 100 होता है, लेकिन हम लिख रहे हैं 80, क्योंकि बच्चों जब एक लार्ज सब यूनिट होता है, डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम इन ऑर्गेनेलिज को स्टडी करेंगे, तो एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। ये लार्जर यूनिट है और ये स्मॉलर यूनिट है, मीन्स दिस इज द लार्जर यूनिट,
लार्जर सब यूनिट जिसको हम कह रहे हैं दिस इज ए स्मॉलर सब यूनिट, मीन्स ये लार्जर यूनिट है, ये स्मॉलर यूनिट है। जब ये दोनों इकट्ठी हो जाती है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो क्या होगा, ये लार्जर यूनिट और ये स्मॉलर यूनिट ये ओवरलैप कर गई, तो इसलिए जो रिजल्टेड स्ट्रक्चर आएगा वो हमारे पास ATS आता है। ठीक है ना, इस तरह से ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। ठीक है ना, इसका डिटेल जो हम नेक्स्ट जो हम इसका स्टडी करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर उसमें डिस्कस करेंगे। नाउ इट रेगुलेट द सेल साइकिल। सेल साइकिल का मतलब होता है कि जो साइक्लिक इवेंट होते हैं कि एक सेल कैसे कैसे डिवाइड करता है, उसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं, उसको हम सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है ना, हमारे पास इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक होगा वो सेल साइकिल ही है कि उसमें दो तरह की डिवीजन हम पढ़ते हैं, एक डिवीजन होगा माइटोसिस, एक डिवीजन होगा म्योसिस, वो हम वहाँ डिटेल में करेंगे। इट कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, कि न्यूक्लियस के पास इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है इन फॉर्म ऑफ द जीन्स लोकेटेड ऑन द क्रोमोजोम। जैसे मैंने आपको बताया कि जीन्स दे आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एंड कैरीज हेरिडिटरी ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और ये जो इंफॉर्मेशन है वो कैरी करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। ठीक है ना, आज के लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है ये दूसरे बच्चों के पास भी पहुंच सके। तो अगले लेक्चर में बच्चों हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो डिटेल स्ट्रक्चर है क्रोमोजोम्स का, उसके ऊपर हम एक लेक्चर बनाएंगे ताकि आपको पता लगे कि जो क्रोमोजोम्स हैं वो कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, थोड़ा सा वो इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करेंगे। तो अगले लेक्चर के लिए इंतजार कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।